औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल जब हमने प्रोग्राम का इख्तिताम किया तो हमने एक वादा लिया और उस वादे के साथ इख्तिताम किया कि जब हमारे आज मौजूद मेहमान आएंगे तो वो पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 T20 वर्ल्ड कप में खेलता देखना चाहते हैं, वो 11 नाम खुद लेकर आएंगे और उसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि कौन किसको जो है वो खेलता देखना चाहता है और किसको जो है वो बिठाना चाहता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम दूसरी जानिब बढ़ेंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, तो बांग्लादेश में इस वक्त जो सियासत चल रही है क्रिकेट के हवाले से, उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। आई थिंक मैं ऑब्वियसली बात थोड़ी सी जो है वो ताखीर से हो रही है, लेकिन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में काफी कुछ हो रहा था। अभी हमारी PSL की ऑक्शन हुई तो हम बात नहीं कर सके, तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे जो मौजूद मेहमान है उसके ऊपर अपनी राय का जरूर इजहार करें। इसी के साथ मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। आज गेम ऑन है पे सर बहुत ही सजे और सबरे खवातीनों रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये है मिस्टर शुएब अख्तर। हेलो शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी गुड, लुकिंग रियली नाइस, थैंक यू, डेपर, एज ऑलवेज। माशाल्लाह। दूसरी जानिब खवातीनों हज़रात, the man in black himself, the most sane voice of Pakistan, former test cricketer, he is Mr. Bazid Khan. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, how are you? दोबारा शोएब भाई का 2 दफा इंट्रोडक्शन करा। आपने भी काली कपड़े मैन इन पहने। ब्लैक, वो तो मैन इन ब्लैक मैंने कहा, आपकी तरफ बढ़ते उनको तो मैंने कहा सजे सबरे, अब मैंने कहा मैन इन ब्लैक। वैरायटी होनी चाहिए जरा। बाजिद भाई, थैंक यू सो मच for joining us. Last but not the least, ladies and gentlemen, she actually, whenever she steps in, she makes sure that she's going to fulfill the quorum, and she's dressed in black too as well. I think all of our amazing guests look wonderful today. Happens to be the only recipient of the ICC Hall of Fame, former skipper for Women's One Day International, T20 International. She is Madam Sana Mir. Hello Madam, Assalamu alaikum, how are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, thank you so much for joining us. आपको ब्लैक का किसी ने नहीं बताया था आप यार, मुझे आप लोग बताते ही डिफरेंट ही रहना आप। आपने हम सबको ब्लैक बोल के खुद आप ब्लू पहन सब इस तरह और खुद ब्लैक। चले, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा है कि आपने गिला किया, तारीफ नहीं की एज यूजुअल एज बाजिद खान कैन गेट। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। शुएब भाई, कल आपने प्रॉमिस किया था आप हमें प्लेइंग 11 देंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए। जी, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन विद बाजिद जबरदस्ती तो हम एक कंक्लूजन पहुंचे टीम, तो मैंने बाजिद को टीम लिख के दे दी थी जी। तो मैं कहा बाजिद इसमें एक आधी चेंज तुम कर सकते हो, बाकी वो सेम टीम उसके पास पड़ी, वो देख लें। चलें जी, तो बाजिद भाई आप पहले शुएब भाई की टीम बताएंगे या अपनी बताएंगे? शुएब भाई की टीम में ना साइम और फखर दोनों ओपन कर रहे थे, बस ये चेंज है उसमें बस। मेरी टीम में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ओपन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे बाबर है, फिर कप्तान है, और विकेट कीपर उस्मान खान, फिर शादाब, नवाज़, शाहीन शाह, हारिस रऊफ़, इब्रार और उस्मान तारिक। आप ये देखेंगे मैंने दोनों स्पिनर्स को खिलाया है जो कि दोनों इस वक्त बहुत फॉर्म में हैं और सारी दुनिया बात कर रही है। इब्रार तो कंसिस्टेंटली कितनी देर से परफॉर्म कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा मतलब उसकी शॉक वैल्यू नहीं है। उस्मान तारिक की सारी दुनिया बात कर रही है, हर कोई मतलब बॉर्डर के उस पार भी लोग बात कर रहे हैं कि यार ये बॉलर किस तरह बॉलिंग कर रहा है, और मतलब बहुत डिस्कशंस हो रही हैं उस बारे में। तो जब एक प्लेयर के बारे में इतनी डिस्कशंस हो रही हो तो फिर कोई वजह ही होती है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में वो बहुत ही वाइटल होगा आपकी टीम के, और वो ऐसा प्लेयर है कि जिसके 4 ओवर वेद इब्रार मैच को एक तरफ लगा सकते हैं। उस दिन भी डिस्कशन हो रही थी कि एग्रेसिव क्रिकेट, अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट, तो अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट तो ये होती है कि आप विकटें लें और रन्स बनाएं। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी विकटें नहीं लेनी, हमने ऑलराउंडर खिलाने, आधे बॉलर खिलाने, या जो आपके पास एक्चुअल बॉलर्स हैं जो कि विकेट टेकर्स हैं उनको आप ना खिलाओगे, नहीं एक खिला लो काफ़ी है, ऐसे नहीं। फिर है आपके पास, जब है तो फिर सब खिलाए। ठीक है, अच्छा जी। अब ये सबसे पहले जरा विकेट कीपर वाली बात पे आते हैं। मेरा ख्याल है उसमें आपने उस्मान खान का चुनाव किया है, वो किस वजह से, कि आपको लगता है उनका ग्लव वर्क इन श्रीलंका, यू थिंक ही कैन डू? और आप इस स्टेज पे आके अब आप क्या करेंगे? अब तो सर पे है वर्ल्ड कप, अब आप उसको चेंज करेंगे? अब तो नहीं चेंज हो सकता। आप नाफे को लेके गए हैं, अगर वो एक मैच भी खेलता है, वो एक मैच की बेस पे आप वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते। वर्ल्ड कप में आप वो एक्सपेरिमेंट वाला हिसाब नहीं है कि यार चलो इसको डेब्यू करा देता हूँ वर्ल्ड कप में। नहीं, वर्ल्ड कप के लिए तो आपने पहले से खिलाया होना चाहिए। तो उस्मान खान है, अब उसको आपने रखा हुआ है साथ, लेकिन मैं ये सोचा था कि जो ट्रैवलिंग रिजर्व है उसमें रिजवान को जाना चाहिए, बिकॉज जो ग्लव वर्क की बात है, अगर आप प्योर कीपर इस वक्त देखें, बैटिंग छोड़ें,
प्योर कीपर अगर आप मुझे बता दें पाकिस्तान में इस वक्त प्योर कीपर सबसे अच्छा कौन है? रिजवान। तो अगर आपने सिर्फ प्योर कीपर खिलाना है तो फिर रिजवान से बेहतर कोई नहीं। अगर आपने वो बैटिंग वाला हिसाब देखना है तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, फिर कोई मतलब एक स्टैंड आउट नहीं है इस वक्त। तो उस्मान भी उस तरह से बैटिंग के हवाले से लेकिन stand out अब शायद ना करे। वो आप स्क्वाड में तो आप किसको, आप बताएं किसकी और को लाके वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दें? हाँ, नहीं खिला सकते। सो उस्मान, यू नो, आपकी प्रेफर्ड ऑप्शन इज उस्मान। और जो बैटिंग डेप्थ की बात करते हैं, माइक हैसन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी अगर 8 पे आ रहा है तो 9 पे फ़हीम अशरफ जब 9 पे आता है या 8-9 पे आता है तो मैक्सिमम कितने 8 बॉल खेल लेता है, 6 बॉल खेल लेता है, इससे ज़्यादा तो नहीं खेलता। तो आपको कितनी ज़्यादा डेप्थ चाहिए? अगर 24 बॉल एक आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो 24 बॉल में मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है, आप वो प्रेफर करेंगे या एक जो है जो 10 बॉलों में चलो 18-20 कर लेगा और 2 ओवर कर लेगा या 3 ओवर कर लेगा, लेकिन शायद उस दिन अच्छी कर ले, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैच टर्न कर सकता है। अगर आपके पास 2 या ऐसा एक बॉलर है जो मैच टर्न कर सकता है, वो अगर आप नहीं खिलाते तो ये मेरे ख्याल से तो डिफेंसिव टैक्टिक है ये, मतलब अटैकिंग। अगर मेरे पास शुएब अख्तर है जो कि मैच चेंज कर सकता है, मैं कहूँ नहीं यार ये 2-1 जैसे हो जाएंगे, इनको नहीं खिलाते। दोनों अगर रहते इस 90 वाले और दोनों आपको विकेट लेके दे सकते हैं, मैं कहूँ नहीं यार एक खिलाना है, तो ये तो डिफेंसिव चला गया ना, मैं पॉजिटिव तो नहीं किया। तो आप बैटिंग डेप्थ पॉजिटिव अल्ट्रा अग्रेसिव की बात करते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इवन इन T20 क्रिकेट अगर आप विकेटें नहीं लेते, मिडिल ओवर्स में हम बात करते हैं, विकेटें नहीं लेते तो आप फिर प्रेशर रिलीज कर देते हो। तो जो पॉजिटिव ऑप्शन यही है कि आप वो विकेट टेकिंग बॉलर खिलाओ। चलो एक मैच में उससे नहीं होगी बॉलिंग 2 में, लेकिन आपको मैच जिता सकता है वो। हाँ, you can certainly change the game around as well। मैं जरा मैडम सना की तरफ जाता हूँ। मैडम सना, what will be your mantra for the T20 World Cup from Pakistan playing 11? सारों का एक ही डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से। मैं समझती हूँ जो स्टार्टिंग 11 होगी उसमें शायद मैं एक स्पिनर कम खिलाऊँ। उसमें साइम अयूब को भी मैं बैटिंग में ज़रूर खिलाऊँ। बाजिद भाई ने फ़खर जमान को खिलाया है एज एन ओपनर। आई थिंक मैं साइम को ज़रूर साथ खिलाऊँ, और डीपर इन द टूर्नामेंट में भी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर से भी जाया जा सकता है। उसका रीज़न जो मेरे नज़र में बनता है, जो बाजिद भाई बात कर रहे हैं वो भी मैं एग्री करती हूँ कि जब आपके पास इस तरह के 2 स्पिनर्स हों तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको इकट्ठे खिलाएं। बट मेरे नज़दीक हमारी बैटिंग का ऐसा इशू है स्पिन विकेट्स के ऊपर, जो अभी भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा। अगर एक दफ़ा आप श्रीलंका की कंडीशंस में एडजस्ट होते हैं, और ये पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने मेजॉरिटी मैचेस ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस में खेलेंगे। पिचेस डिफरेंट हो जाएंगी, वेन्यूज़ थोड़े बहुत चेंज होंगे, बट आप दूसरे मुल्क नहीं जा रहे। तो आप स्टार्टिंग लेवल में अपनी बैटिंग को ज़रा तगड़ा लेके चलें। एक स्पिनर को बाहर रखें जिसमें साइम से आप बॉल कर सकते हैं, नवाज़ भी आपके पास है, अबरार भी आपके पास है, या उस्मान, दोनों में से एक को आप एक मैचेस में खिलाएं और अपनी बैटिंग को थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ करें। फिर लेटर इन द टूर्नामेंट हमने देखा था बाकी टीम्स का भी, जब UAE में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, कि जो दूसरा स्पिनर था वो ज़रा लेटर इन द टूर्नामेंट जब पिचेस भी और स्लो हो गई तब अंदर आए। तो आई थिंक शुरू में हम थोड़ा सा बैटिंग हेवी जा सकते हैं। So और later on certainly that surprise element का come in। मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ा शॉक मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हम अपने T20 वर्ल्ड कप के स्पॉट के हवाले से या प्लेइंग 11 के हवाले से बात कर रहे हैं, कप्तान के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम डाल रहे। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि कप्तान के बारे में कोई नहीं बात कर रहा कि यार कप्तान ये कर लेगा, ये कप्तान ये कर लेगा। अभी भी जैसे हमने बात की है, ऐसा लगा नहीं कि शायद कप्तान के बारे में कोई बोला या कोई बोलना चाह रहे हो। कप्तान की क्या जिम्मेदारी होगी? आप चाहते हैं आप कप्तान चेंज कर दें? आप यार मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पे कोई वर्ल्ड कप से पहले ना सारा कुछ, यार कोई रिस्पांसिबिलिटी तो डाले ना कि यार ये कप्तान ये करेगा। स्टूडियो में भी सारा कुछ चेंज हो जाए वर्ल्ड कप से पहले और वहां पे भी हो जाए, ये चाहते हैं आप? देखिए ये दोनों जगह पे रीत रही तो है। अब देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि ये रीत कितनी बरकरार रहती है या नहीं रहती है। बट सडनली यार देखिए हम T20 के अपने स्क्वाड के कप्तान की बात करें, आप उसके बाद जिम्मेदारी कप्तान की भी तो होगी। आपको कितनी देर से वो कप्तान बनाया उन्होंने? क्या उसकी परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही वो अलग बात है, कितनी देर से वो कप्तान बना हुआ है टीम का? फिर सो हो गए। फिर अब उसको आपने वर्ल्ड कप में जाके चेंज कर देना? नहीं, आपको ये कहेंगे कि यार हम सलमान अली आगा से इस किस्म की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो कहेंगे ना। नहीं, एक्सपेक्ट तो करते हैं लेकिन नहीं हो रही ना एक्सपेक्ट। और नंबर भी आप देखें, अभी 3 नंबर खेल रहा है, बाबर आएगा तो वो 4 नंबर चला जाएगा, तो वो भी मसला है। तो वो प्रॉब्लम तो है। आइडियली तो आप कहोगे कि यार ऐसा प्लेयर हो जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सके, लेकिन आपके पास अपर ऑर्डर मतलब जो 1 2 3 पे आपके पास 4-5 ऑप्शंस है, तो वो मसला रहा है। मिडिल ऑर्डर में मसला है। जिसमें वो जस्टिफाई तो ये करते हैं कि फखर भी स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेता है।
ना फ़खर को आप नीचे खिलाओगे, सारी ज़िंदगी ओपनर रहा है फ़खर। अगर डायनामिक अगेन वही डायनामिक ओपनर्स अगर आप नहीं खिलाओगे, अगर फ़खर को आप नहीं, साहिबज़ादा तो अब उसने सीमेंट कर ली अपनी प्लेस। फ़खर को आप 4-5 नंबर पे खिला रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बस वो स्टॉप गैप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। और फ़खर ख़ुद भी खुश नहीं है। जब इससे बात हुई थी एक मैच में, इसने ट्राई सीरीज़ के ना स्कोर किया था, बिल्कुल। तो इससे बात की थी, कह रहा था कि नहीं मुझे तो ये बताया था टीम मैनेजमेंट ने कि आपने ऊपर ही खेलना है। वो तो मेरे ख्याल अब्दुल समद या कोई अनफिट हो गया तो इसलिए मैं नीचे खेला हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ओपन ही है और ऊपर ही मैं खेलना चाहता हूँ। तो अगर आपका एक वो प्लेयर जो आप प्रूवन मैच विनर है और बड़े मैच का प्लेयर है, वो अगर चाहता है कि मैं उन नंबर्स पे खेलूं, आप और उसको 4-5 पे खिलाओगे तो ये खुद ही प्लेयर के साथ भी जाती है। नहीं, प्लेयर के साथ नहीं, आप खुद ही मतलब अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 या बेस्ट पॉसिबल जो प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे खेल सकते हैं, उसको आप खराब करते हैं। शुएब भाई, कितना डैमेज होता है, कितने % डैमेज होता है जब एक खिलाड़ी जिसने पूरी जिंदगी एक सर्टेन स्पेसिफिक नंबर के ऊपर खेला है और उसके बाद हम उसको जो है वो है कि यार अब तूने चौथे या 5वें नंबर के ऊपर खेलना है। प्लेयर के लिए कितना मुश्किल है एडजस्ट करना, और वो भी ऑन सच अ बिगर प्लेटफॉर्म। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। वो टीम मैन है और हमेशा कुर्बानी देता और देता आ रहा है। माशाल्लाह वो हर नंबर पे परफॉर्म कर रहा है और करना भी चाहिए उसको। शुएब भाई ने बड़ी खूबसूरती लेकिन आप ये देखो ना, अब चैंपियंस आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आपके भी दूर नहीं अभी हुई थी ना, बाबर को आपने ओपनर बना दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी आप आराम से हार गए, ठीक है बिल्कुल। लेकिन बाबर को क्रिटिसाइज करना नाजायज़ था क्योंकि वो उसका नंबर ही वो नंबर 3 पे उसका दुनिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था, उसको आपने उठा के ओपनर बना दिया। सऊद शकील को भी तो इस तरह अगर आप फ़खर जमान को आप चौथे 5वें पे खिलाओ, अल्लाह करे अगर खेले परफॉर्म कर जाए, अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो फ़खर पे ब्लेम नहीं आएगा। ट्रू। हाँ, फिर तो जो तो जो आप प्लेयर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी ना, चलो मैंने रन्स इसने चौथे 5वें पे रन्स नहीं किए तो वो तो कहेगा कि वो उसने आते ही कहना कि भाई मैं तो ओपनर हूं। मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज शायद इस वजह से हो रहा हूँ कि हमने बीच में ही अभी मेरा ख्याल है थोड़े इससे पहले की बात है जहाँ पे फ़खर को शायद हमने ड्रॉप किया और उसके बाद हमने कहा जी वो ओडीआई पे शायद फोकस करना चाहता है, फिर उसके बाद हम उसको वापस लेकर आते हैं, फिर हम चौथे 5वें नंबर पे। तो ऐसा वो तो काफी कन्फ्यूज, एकदम हसन नवाज को या किसको कहा था कि ये घर जाएगा, हाँ जी, रिलैक्स करेगा और और लीग में भेज दिया, और नहीं वो अनफिट हुआ तो वापस स्क्वाड में दोबारा अगले दिन ही स्क्वाड में आ गया। ये कंफ्यूजन जो है मेरे से वो लीग से ही बुला के वापस लाए थे स्क्वाड में। तो खैर वेल आई थिंक इस मौके पे हम एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे, जब हमने पाकिस्तान की स्क्वाड के हवाले से बात की, हम पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका के हवाले से ही बात कर चुके हैं। विल मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड नाउ and look at how well they prepared for T20 International World Cup, which is just next month. I think everybody's gearing up. Are we gearing up? Yes, we are gearing up as well. Come on, don't go anywhere. We'll be right back. ख़वातीन साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजिद भाई, शुएब भाई और मैडम सना ने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। शुएब भाई का जो है वो ओपनिंग प्लेयर डिफरेंट था, जो कि बाजिद भाई ने बताया कि यार वो ये ओपनिंग प्लेयर खिलाना चाहते हैं, लेकिन बाजिद भाई जो है वो 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं। मैडम सना ये कहती हैं कि शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट हम एक स्पिनर के साथ जाएं, बट डीपर जब पिचेस और स्लो हो जाएं वी ब्रिंग इन द सेकंड वन एज वेल, व्हिच विल सर्टेनली बी अ सरप्राइज एलिमेंट। अब जो बाकी टीम्स जिन्होंने अपने अपने स्क्वाड जो है वो आईसीसी को सबमिट कराए, हम उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका चूंकि फाइनलिस्ट थे, हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की अब हमने बात की है, तो लेट्स मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टीम विल ऑस्ट्रेलिया प्ले, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन विल दे हैव, दैट टू व्हेन दे विल बी प्लेइंग इन इंडिया। जी बाजिद भाई, पहली दफा देख रहा हूँ स्क्वाड, तो जी क्या जी मैं ये कह रहा हूँ आपकी बारी अब। एक अभी कमेंस डाउटफुल है, हेजलवुड का भी अभी पता नहीं है कि वो फिट होता है कि नहीं होता। बाकी उनका जो बैटिंग का तरीका है या जिस तरह वो खेलते हैं, ये बाटलेट बड़ा डेंजरस हो सकता है वहाँ पे क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कंसिस्टेंट है। श्रीलंका में नया बॉल स्पेशली बहुत डेंजरस हो सकता है। एलिस जो है वो स्लोअर वंस, बैक ऑफ द हैंड, वो इनका डेथ बॉलर है, बट इनकी जो बैटिंग है वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि नंबर 1 से नंबर 6 तक जितने भी बैटर्स हैं इनके वो लंबे लंबे छक्के ही मारते हैं, बॉल रोकते नहीं हैं। बट प्रॉब्लम इंडिया में तो मेरे ख्याल इंडिया में जो सर्फेसेस होंगी उसके मुताबिक तो ये बहुत ही डेंजरस साइड है। ये आपको किसी भी टाइम आपको 200 कर सकती है, 225 कर सकती है क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, इतने डायनामिक प्लेयर्स हैं कि वो छक्के ही मारते हैं। और अब इन्होंने ये रिसेंटली
ये शुरू कर दिया है कि अब हालांकि वो बैटर्स के साथ ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैक्सवेल और टिम डेविड खेल रहे हैं। टिम डेविड ने सोच लिया है कि यार ये मेरा मैचअप आ गया, इस बॉलर को मैं काबू कर लूँगा, तो वो सिंगल नहीं लेगा। वो मैक्सवेल हालांकि या उनका टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉप ऑर्डर के प्लेयर के साथ भी खेल रहा है, तो वो सिंगल नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं मैं ये मेरा 20 रन का ओवर आ गया, तू रहने दे, मैं ही करूँगा। बिल्कुल। तो ये वो और इनके जो 4 5 6 प्लेयर्स इसी तरह के हैं कि बॉल रोकेंगे नहीं। इंडिया में तो बहुत डेंजरस होंगे। अगर इनका श्रीलंका में मैच पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे अगर बॉल स्पिन हो या स्विंग हो तो फिर ये ऐसी टीम है कि ये 100 पे भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, ये एक ही गियर में खेल रहे हैं। बट जो एक ही गियर है लेकिन उनके सारे जो टॉप 6 है उसी तरह वो इस काबिल हैं उस गियर में खेलने के, और वो जिस दिन चले तो वो मैच बिल्कुल एक साइड पे आराम से कर देंगे। और 200 सवा 200 इनके लिए इस बैटिंग लाइनअप के लिए मसला नहीं। एग्जैक्टली। और जहाँ इन्होंने मैक्सवेल की बात की, मेरा ख्याल है मैं जरा एक याद दहानी भी करा दूं, अफगानिस्तान के खिलाफ ही शायद मेरा ख्याल है, उनको बेशक कमर में दर्द हो, टांग में दर्द हो, झटके लग रहे हो, जब वो गेयर में आते हैं तो वाकई गेयर में आ जाते हैं। आई थिंक कंडीशंस के बारे में भी यहाँ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया या श्रीलंका में कैसी कंडीशंस मिलेंगी, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड बहुत ज्यादा इनसार स्पिनर्स के ऊपर नहीं कर सकते। मैंने सुना, डू यू थिंक ये जो इन्होंने बैटिंग की बात की है, एक गेयर में वो खेलते हैं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, हमने देखा भी है, और इसकी कासी भी वो कर देते हैं जब भी वो पिचेस के ऊपर आते हैं। हाउ ट्रिकी विल इट बी फॉर देम टू प्ले अगेंस्ट स्पेन इन इंडिया और श्रीलंका? देखिए बाजिद भाई ने गियर की बात तो कर दी, एक गियर है, गियर का नंबर नहीं बताया। कौन सा? वो खेलते भी 5th गियर में फिर वो स्लो खेलते भी नहीं। ऑटोमेटिक है ना, उसमें तो गियर होता नहीं। हाँ, वो एक ही गियर में जाते हैं। और उनकी अच्छी चीज़ ये है कि मतलब ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट्स की हम सारी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये फिर मैच आपसे बिल्कुल ही एक तरफ लगाने की काबिलियत रखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की जो साइड है। और श्रीलंका में डेफिनेटली जहाँ पर अगर कोई बहुत ही स्पिन विकेट मिल गई तो शायद इनको प्रॉब्लम हो, पर इनकी जिस तरह की कॉम्बिनेशन होता है टीम का, एक ना एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होता है जो एंकर का रोल भी बड़े आसानी से अदा कर सकता है। एक चीज़ ज़रूर है, इनके पास लेफ्ट आर्म सीमर कोई नहीं है। एक ज़माने में इनके पास 2-2 थे, स्टार्क भी होते थे, बेन डॉशस भी होते थे। बेन डॉशस की जो एक्सक्लूजन है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है, बड़ा अच्छा वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक है कि इनके पास लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है। बट उसके अलावा एक नज़र आए तो वेरिएशन में बॉलिंग में भी इनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, बैटिंग में भी इनके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो पूरा पूरा मैच चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी कंडीशंस कुछ भी हों, कहीं पर भी आप खेल रहे हो, दिस इज़ अ टीम टू वॉच। और पिछला भी वर्ल्ड कप बिल्कुल आखिर पे जाके इनके हाथ से निकला है, तो आई थिंक अ टीम टू वॉच डेफिनेटली। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल है द लास्ट ऑफ द जनरेशन जो कि खुद इंडिया में जाकर खेल कर आए, उनसे कंडीशंस के बारे में जो है वो सवाल होना चाहिए। तो हाउ आर कंडीशंस इन इंडिया, जब हम T20 इन पर्टिकुलर बात करें तो? किस मंथ में? ये हम फरवरी में। हाँ, अच्छा होगा मौसम। बताए ना आपने बताना बताए ना। आपने बताना बहुत कि कैसी कंडीशंस होती हैं इंडिया में, पिचेस कैसी होती हैं। जगह कौन सी? जगह मुख्तलिफ वेन्यूज हैं। अगर आप ईडन गार्डन में खेल रहे हैं फेब में, तो पिच का जो बिहेवियर है वो बड़ा मज़ेदार है। आप बॉम्बे में खेल रहे हो तो ब्रीज के साथ आप शाम को बॉलिंग करते हैं। फैब की बात करो, फैब अब इसी की तरह आप सारे ऑल वेदर्स को लेकर सिटीज़ के हिसाब से कंपैरिजन में जाएंगे ना आप, तो देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है। स्ट्रेंथ्स आपकी क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। जी बिल्कुल। ओके, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है कि पहले इनको तो फेंटा लगाए ना आप शुरू के राउंड के मैचेस में। जब आपने ये हरकत कर दी ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो फिर आपके साथ टकरेंगे फाइनल में फिर, क्योंकि वो करते ही हैं कि जब वो मार खा लेते हैं ना राउंड के मैचेस में, फिर वो कहते हैं कि अब तुम लोग आ जाओ ज़रा, अब हम तुम्हें मुश्किल मैचेस जिता के दिखाएंगे। आई थिंक द मोस्ट सेटल स्क्वाड जो मुझे लगता है, अगर मुझे नहीं पता कि अभी 31 आउट किए मिचेल स्टार्क में, 4 ओवर तो कोई मसला ही नहीं था। बिल्कुल। अगर मैं होता तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करता यार कि तू आ जा, 4 ओवर के लिए आ जा और आके ज़रा कर नहीं मारना बॉलिंग नहीं ये तो डराना तो ये तो गलत। मैं वो डेल स्टेन की बॉलिंग देख रहा था आईपीएल में, डेल स्टेन दूसरी बॉलिंग करनी, बॉडी लाइन बॉलिंग करनी, क्योंकि जब आप होते हैं ना 140 अबव या 145 होते हैं, तो आप फिर डरा के फिर वैरायटीज के साथ बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया लुक्स
to be a most destructive team. पाकिस्तान कैसे फिट इन करता है सारी सिचुएशन ओकेजन्स में, बिकॉज वो हेड ऑफ पाकिस्तान टीम से क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, सिचुएशंस को बड़ा अच्छा समझते हैं, बैटिंग कब करनी है, बॉलिंग उन्होंने कब करनी है, किस मौसम में करनी है, कैसा करना है. फेब में इंडिया ठंडा होगा. फेब it is supposed to be a cold weather. True. Depending on the scenario, Sri Lanka comparison to India, it's going to be very mild weather. Tropical है, shouldn't be too much of rainy season. वो उनका सावन होता है बाद में, लेकिन it's going to be a very good tracks for a Pakistan to settle in, और वहाँ से पाकिस्तान पीक करे, और within a few changes के साथ, adjustability के साथ पाकिस्तान should make a very wise choices when they reach the semi-finals. ठीक है It's very simple as. कि कंडीशंस के और मुताबिक अगर वो खेलते हैं। सना कहती है तीसरा स्पिन इंट्रोड्यूस कर दो या दूसरा कर दो, वो तारिक का कह रहा है या शादाब का कह रहा है, ठीक है, बस आप जस्ट स्मार्टली प्ले करके आप अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करें. पाकिस्तान टीम इज लुक्ड फॉर मी सेमीफाइनल खेलती है, ठीक है, मेरा जो है. लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, यूएसए के साथ मैच है, पाकिस्तान शायद वो स्ट्रगल अगेंस्ट देम बिकॉज वो बहुत अच्छी टीम है. इसानुल्लाह भी उनकी टीम में आ गया, बॉलर भी स्क्वाड में अनाउंस हुआ है, अभी उसकी पूरी आई थिंक डिटेल्स आई नहीं है. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट. ट्रू. और अगेन ये है फाइनल इंडिया में है, और मेरी ये पूरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में फाइनल ना खेले, वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में खेले. क्या बात है. मेरे ख्याल ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि पाकिस्तान जो है, लेकिन आप सेमीफाइनल खिला रहे हैं ना, फाइनल आप पाकिस्तान को खिला नहीं रहे, तो इसलिए फिर हो सकता है कि इंडिया फाइनल जो है वो इंडिया में ही खेलेगा. बट आई थिंक यू नेवर नो. One never know ना. या ऑब्वियसली वी नेवर नो. वो जैसे आपने कल कहा था कि बेस्ट थिंग जो है वो लेटर एक के ही लिए जो है वो ग्रुप में अलग ना. रख लेता है. बट जी बात मतलब फाइनल ही है ना हमारा, सेमीफाइनल फाइनल ही है ना. अब समझ नहीं तो गए. अगर श्रीलंका पहुंच जाती है सेमीफाइनल में, फिर भी वही है. हाँ फिर भी वही है. तो अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों सेमीफाइनल उधर. हाँ दोनों संभाल में आते हैं. और उनमें अगर दोनों वो पहुंच जाते हैं तो एक टीम अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फाइनल भी उधर. तो इंडिया का वर्ल्ड कप तो फिर ख़राब हो गया. गया ना. अभी बांग्लादेश की भी सिचुएशन चल रही है. अब ये सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई है. मसले अब आईसीसी भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि सब कॉन्टिनेंट में आईसीसी इवेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक टीम नहीं जा रही, दो टीमें कह रही हैं हमने नहीं जाना, एक टीम कहती है हमने उधर नहीं जाना, तो आपका वर्ल्ड कप फिर एक कंट्री में हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. तो अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया नहीं आती, तो आपको दूसरा वो ढूंढना है. अब बांग्लादेश वाली सिचुएशन भी होगी, बांग्लादेश कह रहा है हमने नहीं जाना, तो फिर अगर बांग्लादेश का वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये इशू है. तो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत बड़ा मसला हो गया. अफगानिस्तान भी कह रहा है हम तो पाकिस्तान नहीं खेलेंगे. अगले जो इवेंट्स होंगे वो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल सर पे है ना वर्ल्ड कप, और अभी भी मतलब डिसीजन नहीं हुआ कि क्या किधर होना है. आया कि बांग्लादेश जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो अभी तक नहीं हो रहा. तो ये बड़ा मुश्किल हो गया. ये इस रीजन के लिए ना बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि फिर आप यही सोचोगे कि नहीं यार चलो उधर ही कराते रहो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरफ ठीक है, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, सारा कुछ, आखिरी मोमेंट पे कोई चेंज भी नहीं है, वहाँ सही है. यहाँ पे इवेंट्स कराना मुश्किल है. तो ये गोइंग फॉरवर्ड ये बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है. चलें, अभी आपने चूंकि ये बात कर दी है तो मैं चाहता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं उनके सामने भी ये रख देते हैं. बेसिकली ये जो सारा डिबैकल है ये मुस्तफिजुर रहमान के एक्सपेल्शन से शुरू है, जिनको आईपीएल में एक्सपेल किया गया है, जो उनकी बीजेपी गवर्नमेंट है अनफॉर्चुनेटली इंडिया की, उन्होंने जो है वो उनको एक्सपेल कराया, और उन्होंने फिर शाहरुख खान के बारे में कहा कि ये ट्रेटर हैं, गद्दार हैं, जिसकी वजह से कलकत्ता नाइट राइडर्स से उनको एक्सपेल कर दिया गया. जब उनको एक्सपेल किया जाता है तो बांग्लादेश की हुकूमत अपने एथलीट को, जो मुझे लगता है उनका बड़ा अच्छा स्टांस है, वो उनके लिए स्टांस लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी आईपीएल की जितनी ट्रांसमिशन है वो हम बैन कर रहे हैं बांग्लादेश में. और ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है ये पाकिस्तान से शुरू हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, अगर इंडिया नहीं आना चाहता हम भी नहीं आना चाहते. तो ये जो सिचुएशन है जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स. अब बांग्लादेश कहता है हम भी इंडिया नहीं जाना चाहते हैं. अब आईसीसी के साथ खतों किताबत चल रही है. मैडम सना का, बाजिद भाई का इसके बारे में क्या ये सोचते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए? हम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इस पर बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. गेम ऑन. ख़वातीन वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्रेसिंग इशू ऑब्वियसली थोड़ा सा हम उससे ताखीर से बात करेंगे, क्योंकि पहले
जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी कुछ हो रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ऑक्शन हो रही थी, तो हमें मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं इस पर अपनी राय ज़रूर दें। पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कोई मुल्क आपस में खेलने के लिए नहीं जाना चाहता। अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी हालात वैसे नहीं है, और उसके बाद हम देखते हैं तो इंडिया हम नहीं जाना चाहते। न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने स्पीयर हेड किया पूरी मूवमेंट को, और वो न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान के लिए हो गया। अब जो बांग्लादेश और इंडिया की सिचुएशन हो रही है, और 12 फरवरी को उनके बाद इलेक्शंस है, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, और उसकी वजह यह है कि जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी अपराइजिंग हुई जिनके खिलाफ, वो भी जो है वो इंडिया में फ्लड कर गई हैं। फिर उन जो स्टूडेंट था हादी, उसका भी जो अनफॉर्चुनेट जो मर्डर हुआ, उसका भी कहते हैं जो अकम्प्लिस है वो भी इंडिया में भाग गया, तो एक सेंटिमेंट भी चल रहा है। उसके बाद ही वो मुस्तफिजुर रहमान वाली सारी बात होती है कि जी आप इसको एक्सपेल करें। वो जब एक्सपेल करते हैं उसके बाद अब बांग्लादेश कहता है हम IPL भी नहीं दिखाएंगे और हम नहीं जाएंगे इंडिया में ICC इवेंट खेलने। जी बाजिद भाई, क्या इसका क्या दी सिचुएशन और इसी सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना हम इस मुल्क जाएंगे ना हम उस मुल्क जाएंगे। आपको ब्रेक से पहले ही बताया कि बड़ा ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आप जाना ही नहीं चाह रहे। कोई मतलब इधर वर्ल्ड कप या इधर ICC इवेंट क्यों हुए इस रीजन में, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के मुल्क जाना नहीं चाह रहा। प्रॉब्लम तो ये है, ये बाकी जो आपके इसका हल क्या है वो तो मेरे इट्स अबव माय पे ग्रेड, मैं तो नहीं इसका हल आपको बता सकता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि एक ये बात ज़रूर है कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया, इनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आपने एक दिखाया है कि चलो जी पाकिस्तान या इंडिया जो है वो एक दूसरे के मुल्क नहीं जा रहे, उनको प्रॉब्लम है, तो फिर उनको फैसिलिटेट किया गया है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाह रहा, हम नहीं जाना चाह रहे, तो फिर असूलन अगर मैं इसको बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर देखें, तो अगर आप एक या दो टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात सुन रहे हैं तो तीसरी टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात क्यों नहीं सुन रहे, ये इशू है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती कहते हो कि नहीं यार आप खेलोगे, तो आप वेन्यू चेंज नहीं होगा। तो वो प्रेसिडेंट ये पहले भी हो चुका है। 1996 वर्ल्ड कप में भी कई टीमें नहीं गई थी श्रीलंका, उनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे, लेकिन तब ऐसा ये प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ था। तब ऐसे नहीं होता था कि कोई टीम अगर कह दे कि जी हमने यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो उनको ऑल्टरनेटिव वेन्यू दिया जाता था, या वो पहले हुआ नहीं था, तो अब शुरू हुआ है। लेकिन जब आपने ये सेट कर दिया है प्रेसिडेंट, तो फिर आपको सारी टीमों के लिए करना, सिर्फ एक या दो टीमों के लिए नहीं कर सकते, वरना तो फिर आप वो मतलब आप किसी को समझ रहे हो कि नहीं यार ये ज़रा ताकतवर है, ये ठीक है, ये नहीं सही, इसकी खैर है, तो ये नहीं हो सकता। आप वैसी थोड़ी सी आपकी जो एलीट प्लेइंग नेशन या टेस्ट प्लेइंग नेशन थोड़ी सी तो है, इस मतलब आपके पास कौन सी को 50, 60, 70 टीमें, थोड़ी सी टीमें, अगर उनमें आप ऐसे डिफरेंस करोगे ट्रीटमेंट का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मतलब अब अगर ये होगा तो अगली दफ़ा फिर क्या होगा। एग्जैक्टली और सर्टली अगर हम खेल के मैदानों की बात करें तो वो इंक्लूसिव और इक्वालिटी की बात होती है। पैगाम भी जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का होता है, बट अनफॉर्चुनेट है इस तरह की सिचुएशन को देखना कि मैदानों में हो रहा है। मैं मैडम सना आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है विद दी गिवन कि कितनी टाइम विंडो बाकी बची है कि अगर बांग्लादेश बाजिद रहे तो उसके ऊपर कोई सैंक्शंस इंपोज कर सकता है ICC के ऊपर, ठीक है फिर ऐसे होगा। देखिए इस तरह की बहुत सी चीज़ें पहले भी आती थी। जिस वक्त एशिया कप की बात हुई थी, जब हाइब्रिड मॉडल पे सबसे पहले एशिया कप का एक इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो आप जब टूर्नामेंट के करीब होते हैं तो इस तरह की सैंक्शंस भी ICC एक टाइम पर लगाता है। पर इशू अब जो आ रहा है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी का आ रहा है, वहाँ पर ज़रा और ICC भी के लिए भी ये मामला सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रेसिडेंट की बात है, जैसे बाजिद में भी बात कर रहे हैं, ये बड़ी आप स्पोर्टिंग फील्ड में अगर हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी से ट्रॉफी लेने से इनकार करेंगे, या किसी फैंस के साथ इंगेजमेंट से आपको प्रॉब्लम होगा। दो फैंस, अब एक टाइम ऐसा आया पाकिस्तान अफगानिस्तान के फैंस के लिए अलहदा एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स किए गए। तो एशिया के अंदर पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को, ख़ासतौर पे क्रिकेट को अलहदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और चीज़ें बहुत पोलैरिटी की तरफ जा रही हैं। और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली श्रीलंका को हो रहा है, उसका फ़ायदा आपको UAE को होगा, सऊदीया में अब बहुत तेज़ी से क्रिकेट बढ़ रही है। तो वेन्यूज़ की कमी ICC को नहीं होगी। ICC अगले ICC टूर्नामेंट्स जो हैं वो कतर ले जाएगा, सऊदीया ले जाएगा, UAE अबू धाबी ले जाएगा, कहीं पे भी ले जाएगा। तो नुकसान आपके ओवरऑल एशिया को पड़ेगा, और छोटे जो ममालिक जिनके पास थोड़ा सा रेवेन्यू कम है उनके ऊपर, पर जो चीज़ ICC को बहुत फ़ायदा होता है ऑब्वियसली वो गेट मनी है, वो लोगों का एक इंटरेस्ट है जो एशिया में आपको सबसे ज़्यादा दिखता है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर है।
अब देखना होगा कि आईसीसी इस पे कहाँ तक जो है इसके ऊपर कुछ स्टैंड ले सकता है। मुश्किल तो बहुत इस वक्त नज़र आ रहा है। जो ओवरऑल माहौल बन गया है वो स्पोर्ट्स की एसेंस के ख़िलाफ़ है। आप चाहेंगे कि सारे इक्वालिटी की तरफ लेके जाएं, आप चाहेंगे सबकी रिस्पेक्ट बराबर हो, और आप चाहेंगे कि स्पोर्टिंग फील्ड पे जब हम आएँ तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के थ्रू एक दूसरे को जवाब दें, एक दूसरे से जीत हार का मुकाबला करें, वर्बली अपने एक्शंस के थ्रू कोई भी हमारी जो बिटरनेस है वो ना है स्पोर्टिंग फील्ड पे। और इसीलिए स्पोर्ट्स को हमेशा से इतना अबव एवरीथिंग रखा जाता है। ये म्यूज़िक या आर्ट्स जो चीज़ें यूनाइट करती हैं लोगों को, तो अनफॉर्चुनेट ओवरऑल जो है सिचुएशन इस वक्त। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है मैडम सर ने बड़े अच्छे से तरीके से इसको समअप किया। मुझे ये लगता है कि शायद बांग्लादेश को जाना ही पड़ेगा इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन विल सर्टनली स्पीक अबाउट, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, जरा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जानिब बात करना चाहते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन विद इन द फील्डिंग स्पोर्ट एंड अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं तो अब मैं ज़रा वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई हमें कहीं ना कहीं ले जाते हैं, काम की बात बताते भी हैं, समझाते भी हैं। अब वापस जो है ऑस्ट्रेलिया से सफ़र करेंगे इंग्लैंड का और देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो किस किस्म की तैयारी कर रहा है T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए। मैडम सरा, व्हाई डोंट यू स्पीयरहेड दिस टाइम अराउंड, यू नो, गो अहेड, टेक अस थ्रू, यू नो, द एंटायर स्क्वाड एंड हाउ डू यू थिंक दैट दिस स्क्वाड इज इंटरेस्टिंग? डू यू थिंक कि इनके पास सारी आमरी मौजूद है, स्पिनर्स मौजूद हैं, हार्ड हिटर्स, जो भी रोल्स आइडेंटिफाइड हैं फॉर T20 प्लीज? यंग कैप्टन डेफिनेटली हैरी ब्रूक वहाँ पर हैं। जोफ्रे आर्चर वंस अगेन उनकी फिटनेस को देखना होगा। सैम कररिंग बहुत अच्छे हैं। जॉस बटलर वंस अगेन बहुत ही इस वक्त उनकी फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लैम डॉसन ऑलराउंडर्स में आदिल रशीद का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जॉश टंग आई थिंक मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे ओवरऑल जो इनकी बॉलिंग रही है, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें। इनके पास भी मोर और लेस अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया से सिमिलर इस लिहाज से ज़रूर हैं कि इनके पास भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जो बहुत तेज़ बारी कर सकते हैं। बेन डकेट मौजूद है जो कि एंकर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास उस तरह से ज़्यादा है स्क्वाड में। बट ऑब्वियसली काफ़ी बड़े नाम अब नहीं हैं जो पहले आपको नज़र आते थे इनके T20 स्क्वाड में या अंडर यंग कैप्टन। इंटरेस्टिंग होगा इस स्क्वाड को देखना, और स्पेशली आफ्टर द हेवी एशेस डिफीट किस तरह ये टीम उठती है, इनका मुराल उठता है, किस तरीके से ये करते हैं। गालिबन इनके कोच अभी भी वही हैं ऑस्ट्रेलिया जो लड़कियों के कोच मैथ्यू मॉट जो थे, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त कोच हैं। उनके अंडर ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम ने तो बहुत सक्सेसफुल एक जो उनके 7-8 साल में हार्डली वो कोई टूर्नामेंट हारे थे। तो ये बड़ा एक मज़े का एलिमेंट होगा कि किस तरीके से अब यंग कैप्टन के साथ उनकी भी केमिस्ट्री बनती है। एग्जैक्टली बल जहाँ हमने इंग्लैंड की बात की है, मैं मेरा ख्याल है जहाँ आर्मरी की बात करें बाजिब भाई को भी रोप इन करूँगा कि बाजिब भाई फॉर दी, जैसे हमने इंडिया या हम श्रीलंका की कंडीशंस के हवाले से बात करें, हाउ वेल डू यू थिंक दिस स्क्वाड एक्चुअली लुक्स सूटेड फॉर दोज कंडीशंस? इंग्लैंड का प्रॉब्लम अब तो काफ़ी देर से चल रहा है। वाइट बॉल में तो उनको इशू है। प्रॉब्लम ये है, आप ब्रुक को कप्तान आपने बनाया लेकिन अभी एशेस ख़त्म हुई है, उसका बैकलैश अभी चल रहा है। उसके बाद ये टीम कैसे प्रेशर हैंडल करती है वो बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि नॉर्मली इनकी बैटिंग तो आप कहते हो जी डायनामिक है ये, लेकिन इनकी बॉलिंग, ये बॉलिंग से मैच हारते हैं। ये अगर 200 करेंगे तो 200 करवा भी देते हैं। बिल्कुल। तो बॉलिंग का इनको मसला है। आर्चर को उन्होंने रखा, आर्चर पता नहीं फिट होते हैं या नहीं होते। लूक वुड अच्छे बॉलर हैं, वो T20 के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मसला इनका वहीं पे आता है कि चाहे ये 180 करें या 200 करें, दूसरी टीम इन द गेम ज़रूर होती है, क्योंकि आदिल रशीद के अलावा इनके पास कोई ऐसा T20 में मैं बात करूं कि ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको विकटें कंसिस्टेंट आप बैंक करें कि नहीं यार ये मुझे विकटें लेके देगा। इनके पास नहीं है, वो नहीं है। इनके पास हैं स्पिनर, लियाम डॉसन है, लेकिन वो ऐसे स्पिनर है कि आप उसे 3-4 ओवर कराओगे, ज़रा टाइट बॉलिंग करेगा। और विकेट टेकर्स उस तरह से नहीं है। तो जब इनकी टीम बहुत अच्छी थी तब इनके पास वनडे की अगर बात करें तो इनके पास मिडिल ओवर्स में भी बॉलर थे जो आउट करके देते थे। इनके प्लंकेट बॉलर थे जिनका बहुत बड़ा रोल था 2019 वर्ल्ड कप में, जो कि मिडिल ओवर्स में विकेटें लेके देते थे। इसी तरह T20 जब ये जीते थे वहाँ पे आदिल रशीद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, साथ मोइन अली भी थे। तो सैम करन ने उस ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड थे वो उन्होंने बहुत यूज़ किए थे, वहाँ पे वो बहुत इम्प्रेसिव रहे थे। अब यहाँ पे
ग्राउंड इतने बड़े नहीं होंगे, विकटें उस तरह की नहीं होंगी जहाँ बॉल फंसेगा, तो आपको ऐसे बॉलर चाहिए होंगे। अगर आर्चर फिट होता है तो चलो आपके पास एक आधा एलिमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग पे ही आता है। बैटिंग आप देखते हो यार बहुत डायनामिक है, सारे प्लेयर्स बड़े वो हैं, पावरफुल प्लेयर्स हैं, लेकिन रन्स भी तो वो भी तो इशू है ना कि आपने अगर 200 किया तो दूसरी टीम को भी तो रोकना है। एग्जैक्टली बिल्कुल रोक रहे हैं। और वेरी क्विकली टुवर्ड्स द एंड हम ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की बात अगले नेक्स्ट वीक करते हैं इंशाल्लाह स्क्वाड पे। मैं शुएब भाई से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ प्रोग्राम रैप अप करने से पहले, वो ये कि एक जो मेंटल एबिलिटी होती है टू ओवरकम, हाउ डू प्लेयर्स अचीव दैट, वो एक्सीलेंस कैसे हासिल करते हैं? क्योंकि हमने अपने हाथों से देखा, यूएसए से भी हम अनफॉर्चुनेटली हार गए, उसके बाद इंडिया का ऐसा मैच पाकिस्तान के साथ बन गया जहाँ पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान ले जाएगा मैच, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने हाथों से उनको मैच दे आए। शुएब भाई, हाउ डू वी गेट दैट मेंटल एक्सीलेंस, या आप कैसे ओवरकम करते हैं व्हेन इट्स अ चैलेंजिंग कंडीशन फॉर एनी प्लेयर? अवेयरनेस वो इसी तरह आती है जब आप अपने ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में आप जब सिंक इन होते हैं इकट्ठे, तो और आपको पता होता है कि मेरा रोल क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों की जगह ही पक्की नहीं होती, ना ओपनर पक्का होता है, ना फास्ट बॉलर पक्का होता है, ना कप्तानी का पता चलता है। तो वो अवेयरनेस कैसे आएगी जब आपको पता ना आप मेज़बान ने कल भी प्रोग्राम करेंगे, अगर आपको कल ना दिया जाए तो आपकी अवेयरनेस कहाँ जाएगी, ये प्रिपरेशन की। बिल्कुल समझ गए आप बात? True. It's very simple. When you make people insecure, they don't know what to do. They're doing on the field. I mean, luckily for Australia, इंग्लैंड, इंडिया, उनके पास सीमेंट है जगह और टैलेंट ओवरफ्लो कर रहा है, तो उनके लिए मसला नहीं होता। गेम अवेयरनेस होती है बस, दैट्स अबाउट इट। गेम अवेयरनेस इज आल्सो गिफ्ट ऑफ द गॉड। एग्जैक्टली। और जब आपको पता हो कि यार you are one of those member of the team who's going to play, you will certainly focus on your game rather than finding a spot for yourself in the team. But thank you so much, Very Shoaib. good. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Bazid bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. Game on hai. Allah Hafiz.